नमस्कार, आप फिर से देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की खास खबरें क्या है। ऐप पर फिर सरकार का एक्शन। पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप पर बैन। सरकार ने इनसे देश की सुरक्षा को खतरा बताया। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। देश भर में पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी पर बैन लगा दिया गया है। सरकार ने पबजी के अलावा 118 मोबाइल ऐप को बैन किया है। सरकार ने कहा कि इन मोबाइल ऐप से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। भारत में पबजी के एक्टिव यूजर्स की संख्या करीब 3.3 करोड़ है। इस गेम को 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। आईबीपीएस ने कलर के 1557 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट। IBPS कलेक्ट नोटिफिकेशन 2020 इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने कलर के पद पर 1557 भर्तियां निकाली है। ये भर्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में खाली पड़े कलर के पदों के लिए की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2020 है। ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर माह की 4, 12, 13 तारीख को होगी। मेन एग्जाम 24 जनवरी 2021 को होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट 1 अप्रैल 2021 को जारी होगी। राहुल का प्रधानमंत्री पर निशाना। कांग्रेस नेता ने कहा, देश मोदी की बनाई हुई आपदाओं में फंसा है। इकोनॉमी, सीमा पर घुसपैठ समेत 6 मुद्दे बताए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना, इकोनॉमी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी मेड डिजास्टर, मोदी की बना हुई आपदाओं के बीच फंसा हुआ है। राहुल ने ऐसे 6 मुद्दे गिनाए हैं। पहला है जिसमें जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट। दूसरा है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तीसरा, 1 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। चौथा, केंद्र सरकार राज्यों को उनका बकाया जीएसटी पेमेंट नहीं कर रही। पांचवा, कोरोना के हर रोज सबसे ज्यादा केस और मौतें। और छठा, सीमाओं पर बाहरी घुसपैठ। गलवान के बाद ताबड़तोड़ खरीदे हथियार। सेना को 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की छूट दी। 39,000 करोड़ के इक्विपमेंट्स आएंगे। 1,000 किलोमीटर तक मारने वाले मिसाइल भी बनेगी। भारत और चीन के बीच जारी तनाव कम होते होते एक बार फिर बढ़ गया। दोनों देशों की सीमाएं पहली बार 5 मई को आमने सामने आ गई थी। उसके बाद 15-16 जून की रात को हिंसक झड़प भी हुई। बाद में बातचीत शुरू हुई और तनाव थोड़ा शांत होता दिख रहा था, लेकिन अब फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई है। लद्दाख में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत ने कई अहम डिफेंस डील को मंजूरी दी है। चीन से जारी तनाव के बीच ही फ्रांस से 5 राफेल भी भारत आए। सबसे अहम फैसला जो सरकार ने इस तनाव के बीच लिया वो सेना को हथियार खरीदने की छूट देने का है। 15 जुलाई को डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की छूट दे दी है। इसका मतलब सेनाएं चाहे तो 300 करोड़ रुपए तक के हथियार या इक्विपमेंट बिना सरकार की इजाजत के अपने स्तर पर ही खरीद सकती है। हालांकि इसके लिए टाइम लिमिट भी तय की गई है, जिसके तहत सेनाओं को 6 महीने के अंदर ऑर्डर देना होगा। इसकी डिलीवरी भी 1 साल के भीतर होनी चाहिए। सेना की जरूरत को समझते हुए DAC ने 2 जुलाई को 38,900 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनसे 33 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। वायुसेना के लिए रूस से 21 MiG-29 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 12 सुखोई विमान खरीदने को भी मंजूरी मिल गई है। इस पर 18,148 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही 59 MiG-29 को भी अपग्रेड किया जाएगा। JEE मेंस परीक्षा के दौरान बड़ी चूक, कोरोना पॉजिटिव छात्र पहुंचा परीक्षा केंद्र। कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार से JEE मेंस परीक्षा देश भर में शुरू हुई।
660 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 6 सितंबर तक होगी। कोरोना संक्रमण के दौरान होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा जेईई मेंस में पहले ही दिन राजस्थान के कोटा में एक केंद्र पर बड़ी चूक सामने आई है। यहां जेईई मेन परीक्षा देने कोरोना पॉजिटिव छात्र परीक्षा केंद्र पहुंच गया। वहीं केंद्र पर उसे यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि उसकी परीक्षा बाद में होगी, जबकि एनटीए की एडवाइजरी व एडमिट कार्ड में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि पॉजिटिव छात्रों का आना जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी चूक होने के बाद अब केंद्रों को सूचित किया जा रहा है कि संक्रमित छात्रों को आना जरूरी नहीं है। अगर कोई संक्रमित है तो एडमिट कार्ड के साथ पॉजिटिव रिपोर्ट केंद्र पर भेज सकता है। परीक्षा के लिए कई छात्र दूसरे शहरों से पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस चूक से न सिर्फ संक्रमित को परेशानी उठानी पड़ी, बल्कि दूसरों के लिए भी कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हो गया। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल, रिया और एक बिलियर्ड्स खिलाड़ी के बीच ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत। भाई शोभी के ड्रग्स पेडलर से रिश्ते आए सामने। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। आत्महत्या से शुरू हुई यह पहली हत्या और अब ड्रग्स की ओर मुड़ चुकी है। इस बीच ड्रग्स एंगल में मुंबई से 2 लोगों को एनसीबी ने पकड़ा है। इनमें से एक को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहीं दूसरे को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा ऋषभ टक्कर नाम के एक खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो टक्कर और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। इसी को आधार बनाकर ईडी की टीम ने ऋषभ से मंगलवार को 8 घंटे की पूछताछ भी की। मुंबई के जुहू में रहने वाले ऋषभ टक्कर बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे खेलों के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं। जो चैट सामने आए हैं उनमें ऋषभ रिया से डूबीज को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चैट में वे एक शख्स से पैसे देने और कॉन्ट्राबैंड ले जाने की बात कर रहे हैं। अब ऋषभ के बॉलीवुड फ्रेंड सर्कल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या रिया ने ऋषभ से कभी कोई कॉन्ट्राबैंड खरीदा तो नहीं है। डॉक्टर काफिल का योगी पर निशाना, जेल से रिहाई के बाद कहा, रामायण में राजधर्म का जिक्र, लेकिन यूपी के राजा इसे नहीं निभा रहे हैं। वे बालहट कर रहे हैं, मुझे फिर फंसा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर काफिल खान ने जेल से रिहाई के बाद बुधवार को फिर एक बार योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा था कि राजा को राजधर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजा राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, बल्कि बालहट कर रहे हैं। डॉक्टर खान ने आशंका जताई कि योगी सरकार उन्हें किसी दूसरे मामले में फंसा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब वे बिहार और असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर खान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। यूपी पुलिस ने उन्हें जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था। बाद में अलीगढ़ कलेक्टर ने नफरत फैलाने के आरोप में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्यवाही की। फरवरी में उन्हें फिर गिरफ्तार कर मथुरा जेल भेज दिया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर। बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका, जीतन राम मांझी कल एनडीए में शामिल होंगे। हमको 10 सीट मिलना तय, उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम 3 सितंबर को एनडीए में शामिल हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा में बिहार की सीट खाली होते ही मांझी को जेडीयू कोटे से टिकट मिल सकता है। सीट शेयरिंग के समय हमको 10 सीट देने पर बात बनी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कुछ नेता जेडीयू के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यह महागठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले महीने ही हमने महागठबंधन का साथ छोड़ा था। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।